नमस्कार, मैं अनंत विजय हूँ। प्रभा खेतान फाउंडेशन के इस खास कार्यक्रम कलम में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज होंगे पूर्व राजनयिक, लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव की भूमिका निभा चुके केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, तिरुवनंतपुरम से लगातार तीसरी बार सांसद, 15 से अधिक किताबों के लेखक, आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है इस कार्यक्रम में डॉक्टर शशि थरूर। आज हम डॉक्टर थरूर से बात करेंगे। डॉक्टर थरूर, नमस्कार। नमस्कार। आपके साथ इस वक्त एहसास वुमेन के 7 शहरों की महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके साथ। 250 से अधिक दर्शक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको अभी सुनेंगे। अच्छी बात है। और ये दैनिक जागरण और श्री सीमेंट के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और लॉकडाउन के इस दौर में इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत या इस तरह के कार्यक्रम के पहल की सराहना की जानी चाहिए। किसी भी भाषा को लेकर या लोगों को एक इनलाइट करने के लिए इस आप जैसे विद्वान से बातचीत कराने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इतने बड़ी संख्या में लोगों को, बड़े शहरों में लोगों को जोड़ा है। डॉक्टर थरूर कांग्रेस के उन नेताओं में है जिनका राजनीति के अलावा किताब से भी रिश्ता है। मुझे याद पड़ता है जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। नेहरू जी उस वक्त 3 मूर्ति भवन में रहते थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उनसे मिलने आए। तो ऊपर से नीचे आने में पंडित जी को 10 या 12 मिनट लग गए। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने उनसे कहा कि पंडित जी, अब ये हालत हो गई कि हम सहयोगियों को भी 12 मिनट आपसे मिलने का इंतजार करना पड़ेगा। तो पंडित जी ने जो उत्तर दिया वो हतप्रभ करने वाला उत्तर है। पंडित जी ने कहा कि मैं आपके लिए 3 किताबें खरीद के लाया था और मैं चाहता था कि वो किताबें आपको दूं, पता नहीं कहाँ रख गया था, उसी को ढूंढने में देर हो गई, तो आप ये पुस्तक लीजिए। और उससे भी उत्तर उनका सुनिए। श्री कृष्ण सिंह ने किताबें देखी, पलटी और कहा कि पंडित जी, ये किताबें मैं 3 दिन पहले पढ़ चुका हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की बातचीत थी। काश मैं भी ऐसी कहानी आपको सुना सकता हूं, क्योंकि करीब 3-4 महीने पहले मेरे राज्य जो है केरल में नया गवर्नर आया, नया श्री आरिफ मोहम्मद खान। तो मैंने जब उनसे मुलाकात करने गई, मतलब ऑफिशियली कर्टसी कॉल, मैं तो मतलब राजधानी तो केरला है, केरला की राजधानी तो तिरुवनंतपुरम है और मैं तो वहां का सांसद हूँ कि स्वीकार कर स्वागत कहने के लिए गया था मैं। तो मैंने मेरा किताब जो हिंदी में है अंधकार काल, लेकिन मैं अंग्रेजी में ले गया, ईरा ऑफ डार्कनेस, लेके उनको प्रेजेंट किया कि देखिए आप स्वागत हो हमारे इलाके में, ये किताब है आपके लिए। और कहा वही किताब है। तो ये किताब मैं आरिफ मोहम्मद खान साहब को दिया। कहा 1 मिनट ठहरिए। उठ के अपने मेज से कमरे के एक कोने की तरफ जाके उसी किताब को लेके आके कहा, देखो मैंने 3 महीने पहले खरीद लिया है, इस आपकी किताब में पढ़ चुका। तो मैंने कहा मैं क्या कहूँ, ये तो मैं आपके लिए ले आया हूँ, किसी और को दे दीजिए तोहफा। तो मुझे भी बिल्कुल यही अनुभव जो नेहरू साहब और सिन्हा साहब के हुए। तो बताइए, ये दौर बहुत कम और सुनने को देखने को मिलता है आज की राजनीति में। आज कहाँ पढ़ने लिखने से काम है नेताओं को। बात तो सही। आजकल पढ़ने के लिए तो टाइम इतना कम मिलता है, तो लिखने के लिए तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मैं तो मेरी दिक्कत ये है कि मैं सोता नहीं हूँ इतना। मैं रात को जब पूरा दिन का राजनीतिक काम और ऑफिशियल काम और इंटरव्यूज वगैरह सब खत्म हुए करीब 11 बजे के बाद, उस वक्त मैं लिखने के लिए बैठता हूँ। तो इसलिए मेरी भी शिकायत है कि जो हम चाहते हैं कि हमारे मन की शांति से आप सोच के इमेजिन करें, किताब लिखे, जो भी है, कि ये सब करने का मौका राजनीतिक जिंदगी में मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। और नेहरू जी जो पहली बात यह है कि उनकी किताबें ज्यादा लिखा हुआ था जेल के अंदर, और उस अनुभव मैं नहीं चाहता हूँ। जेल पे बैठे ब्रिटिश लोग ने तो करीब उनकी जिंदगी का 11 साल छीन लिए जेल में बिठा के, और उस 11 साल में 7 किताबें भी लिखी हैं।
लेकिन जो जेल के बाहर है और काम कर रहे हैं, हमें तो किताब लिखने का वक्त मिलना बहुत मुश्किल बात है। तो इसलिए मैं जो भी राजनीतिक किताबें मैं देखा हूँ, 90% के संसद के अंदर भाषण देते हुए चीजों को वो लोग किताब की कवर के अंदर रख के बिकने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये तो इसने ये भाषण में दे दिया, लेकिन ये मेरी समझ के लिखा नहीं, तो क्यों पढ़? ये भी एक प्रॉब्लम है अपने। अच्छा डॉक्टर, अभी लॉकडाउन के इस दौर में हम थोड़ी सकारात्मक बातचीत करेंगे, प्रॉब्लम से ज्यादा अच्छी बातें करें जिससे हम सब दर्शकों का मनोबल थोड़ा बढ़ा रहे। आप ये बताइए, आपको इतना वक्त कब मिलता है, लिखने का वक्त कब मिलता है? आपने बताया रात 11 बजे के बाद लिखते हैं आप, लेकिन पढ़ते कब हैं डॉक्टर साहब आप? पढ़ता हूँ ज्यादा तौर पे तो हवाई जहाज पे, क्योंकि मुझे तो जब पार्लियामेंट सेशन में है तो 4-4.5 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली से तिरुवनंतपुरम। उससे दूर वाला कोई फ्लाइट नहीं है भारत में। आप उससे दूर जाएंगे तो आप समुद्र में गिर जाएंगे। तो दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाना काफी लंबा रास्ता है, और आना भी। तो हर हफ्ते एक बार तो ये आना जाना होता है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मुझे तो भारत से हर इलाके से मुझे इनविटेशंस है भाषण देने के लिए, सेमिनार में भाग देने के लिए, कॉन्फ्रेंस देने के लिए। इससे हवाई जहाज में बहुत ज्यादा समय गुजरता हूँ। पढ़ने के लिए हवाई जहाज है, लिखने के लिए घर है। लेकिन कभी कभी मैं हवाई जहाज में भी लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम मिलना इतना मुश्किल है। डॉक्टर थरूर, आप सीधा लिखते हैं कंप्यूटर पे, आईपैड पर, या पेन से लिखते हैं? नहीं जी, पेन पे लिखना मैंने बहुत साल पहले बंद की, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग में बहुत तेज लिखता था। और हैंड राइटिंग समझने में सेक्रेटरीज इतनी गलतियां करती थी कि मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं 2 बार इस समय खर्च न करे, एक बार लिखने में, दूसरी बार उनकी गलतियां को करेक्ट करने के लिए। तो इसलिए मैंने सीधा करीब 1980 से मेरे लेख सब कंप्यूटर पे है। उस जमाने में तो बहुत प्रिमिटिव मशीन्स होते थे। मुझे याद है वर्ड स्टार का एक प्रोग्राम था, उसमें तो मैंने किया था। और एक दुखित बात है कि उस जमाने के सॉफ्टवेयर तो अभी कोई पढ़ नहीं सकता है, वो इरिट्रीवेबल हो गया। जो फ्लॉपी डिस्क मेरे पास वो तो उसे पढ़ने के लिए भी कोई चांस नहीं है। लेकिन मैं उसी वक्त से मेरे मेरे दूसरा किताब से सारे किताबें कंप्यूटर्स पे लिखा हुआ है, और लैपटॉप भी ले जाता हूँ, और घर पे डेस्कटॉप पे है। तो जब मैं घर पे हूँ डेस्कटॉप पे हूँ, पेन ड्राइव पे सेव करके, अगर मुझे तिरुवनंतपुरम जाना है तो लैपटॉप और पेन ड्राइव ले जाता हूँ, वहां फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे काम करके लिखता हूँ। लिखना मैं क्या बताऊं, अंत में वैसे भी एक सॉलिटरी प्रोसेस होते हैं। आपके शब्दों और आपके माध्यम, जो कागज पेन हो या स्क्रीन और कंप्यूटर हो, अंत में कोई फर्क नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको ये मन की ये जो कंसंट्रेशन चाहिए कि जब आप लिख रहे हैं, जो भी आपकी सोच और आपके शब्द, और कोई इसके बीच में नहीं आना चाहिए। अगर वो करते हैं तो मेरे ख्याल में, या कलम से लिखते हैं या कीबोर्ड से, अंत में ज्यादा फर्क नहीं है। डॉक्टर थरूर, 2 साल पहले लगभग मैंने आपसे बातचीत की थी 1 घंटे की, जयपुर में, अगर आपको ध्यान हो। हिंदी को लेकर बहुत लंबी बातचीत हुई थी, और मुझे लगता है कि आप हिंदी में 1 घंटे तक आपका वो पहला इंटरव्यू था। शायद मैं तो आधा घंटा कर चुके थे, लेकिन और मेरे ख्याल में आपकी अदालत शायद 2 बार मुझे क्या 45 मिनट 50 मिनट ऐसे कुछ होते हैं, लेकिन 1 घंटा तो मेरे काफी है प्रथम। हाँ, पर पिछले दिनों मैं देख रहा हूँ कि आपकी किताबें जब से हिंदी में आई हैं, तब से हिंदी के प्रति प्रेम आपका कुछ बढ़ा है। देखिए, आजकल हमारी राजनीति की भाषा भी हिंदी हो चुकी है। पार्लियामेंट के अंदर आजकल ये होता है कि जब आप अंग्रेजी में प्रश्न पूछेंगे तो मंत्री लोग आपको जवाब हिंदी में देते हैं। और मैं सोशल मीडिया, ये सामाजिक माध्यमों में मैं देखता हूँ कि अगर आप हिंदी में कुछ कहा तो शायद कभी आपको ज्यादा जवाबें और ज्यादा इंटरेक्शन और ज्यादा रीट्वीट वगैरह मिलने का चांस है। इसलिए मैं कभी कभी हिंदी में करता हूँ। देखिए, मेरी हिंदी में बहुत गलतियां हैं, क्योंकि मैं तो
लंदन में जन्म हुआ, बॉम्बे, कलकत्ते, दिल्ली में मैं स्कूल गए, दिल्ली में कॉलेज। मेरे माँ बाप तो केरल से हैं, जहाँ हमारी मातृभाषा मलयालम है। तो हिंदी मेरे बचपन का एक स्कूल की किताब में पढ़ी हुई भाषा थी। और ये लिंग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि ना अंग्रेजी में ना मलयालम में लिंग होते हैं। हमारे मन में ये कोई लॉजिक नहीं है कि एक मेज क्यों पुरुष लिंग होता है और दूसरी पलंग क्यों स्त्रीलिंग होता है, या ऑपोजिट, मुझे मालूम नहीं है। ये सब समझने की दिक्कत है। आप लोग बोल के आपको ये समझ आया है कि किसमें बिल्कुल फेमिनिन लिंग इस्तेमाल करना है, किसमें मैस्कुलिन। लेकिन जो बचपन से ये भाषा नहीं बोलते, इनको तो गलतियां बहुत बार आती है। तो मैं बहुत साल से जानबूझ के मैं हिंदी नहीं बोला, हिंदी में मेरी एक्सप्रेशन कभी नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लोग मुझे सुन के हंसेंगे कि देखो ये हिंदी नहीं जानते, ये कितनी गलतियां हैं। नहीं, आप अंत बहुत में अच्छी मुझे हिंदी बोलते हैं कि बेहतर है कि हम बोले गलतियां के साथ, कि कम से कम लोग मानेंगे कि ये दक्षिण भारत से आके हमारी भाषा बोलने की कोशिश में बैठे हैं। क्योंकि जितने भी हिंदी लोग मुझके ऊपर हंस सकते हैं, वो तो मेरी भाषा नहीं बोलेंगे, वो तो केरला में आके मलयालम में भाषण नहीं दे सकेंगे। तो कम से कम मेरी गलतियों को उनको जरा सा सहना पड़ेगा। तो इस स्पिरिट में मैं बहुत आपकी हिंदी में कोई त्रुटि होती नहीं है। आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, सही मालूम नहीं है। लेकिन आज आपको पता है शायद सोशल मीडिया में ये अदनान सामी जो है, मेरी अंग्रेजी पे कुछ पैरोडी करते हुए मुझे एक ट्वीट भेजा। उसने कहा कुछ बड़े बड़े लफ्जों जो बिल्कुल ठीक नहीं था, मतलब उसकी अंग्रेजी में बहुत गलतियां थी। वो बड़े बड़े लफ्जों इस्तेमाल करके मुझे ये प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के बारे में और सब कुछ के बारे में कुछ मत कहो कहने के लिए उसे ट्वीट भेजा। तो मैंने इनको जवाब दे दिया, भाई साहब आपका संदेश हिंदुस्तानी में होता तो ज्यादा अच्छे से समझ आता। और ये जवाब देने में बहुत लोगों को पसंद आया कि मेरे ख्याल में उनके जो मुझे मजाक किया उससे ज्यादा रीट्वीट और लाइक, मतलब जो पसंद का इशारा है, मुझे मिला। नहीं, मैं आपको ट्विटर पे फॉलो करता हूं और आपके हिंदी के ट्वीट्स की संख्या लगातार बढ़ी है। अभी आपने अपील भी किया, तिरुवनंतपुरम के लोगों से अपील भी किया आपने हिंदी और बांग्ला में, जो आपने वीडियो डाला है। हमारे जो आपको जानना चाहिए कि केरल में मेरे ख्याल में अगर आप प्रतिशत देखेंगे, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, केरला में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं माइग्रेंट वर्कर्स के। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से और बंगाल से बहुत बहुत लोग आते हैं। मतलब कोई मलयाली नहीं है, कोई केरल वासी नहीं है जिनकी जिंदगी में एक माइग्रेंट वर्कर के साथ संपर्क न हो। जहां मेरी बिल्डिंग है, मतलब जहां मेरे फ्लैट है तिरुवनंतपुरम में, वहां जो हैंडीमैन है वो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, कोई प्लम्बिंग का काम करते हैं, जो भी बिल्डिंग का, वो बिहार से है। और उनका पहले था उनका भाई, वो भी बिहार से था। कंस्ट्रक्शन काम देख लीजिए, ज्यादातर से ये लोग बंगाली होते हैं या उड़िया होते हैं। तो इसलिए उनको समझाने के लिए बेहतर है कि उनकी भाषा में बोले। अंग्रेजी में बोलने से ये लोग क्या समझेंगे। और इसलिए मैंने सोचा कि जब एक बहुत बड़ी समाचार पत्र केरल में मनोरमा मुझसे मांगा कि आप कुछ संदेश दें लोगों को, मैंने कहा दूंगा और उनकी भाषा में दूंगा, वही बेहतर है। तो इसलिए मैंने एक संदेश हिंदी में, मतलब ये 2-3 मिनट के ये है, और एक संदेश बंगाली में दिया। और मेरे ख्याल में लोगों को काफी अच्छा लगा कि हम उनको उनकी ही भाषा में संपर्क करके ये खबर पहुंचाए कि आपको रहना नहीं चाहिए। हाँ, आपको रहना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, बॉर्डर सब बंद है, संभव नहीं है, और आपके लिए सारे इंतजाम हम करेंगे, खाना पीना रहना सब कुछ। और आप अकेले नहीं है, हम लोग सब आपके साथ है, ठहरिए केरला में। और ये तो मेरे ख्याल में काफी महत्वपूर्ण संदेश था, क्योंकि आप तो देखे होंगे भारत के रास्ते कितने लोग अभी किस हालत में चले गए। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आप तो सोशल मीडिया पर जितने भी नेता इस वक्त देश में हैं उनसे सबसे पहले से कुछ चंद लोगों में से हैं जिन्होंने ट्विटर का और इन सब चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया।
अब गुरु जी, वाली मेरे बात ख्याल मैंने में अभी। हाँ, हाँ, मैं प्रथम था, लेकिन मेरा जो नंबर 1 का जो स्थान था वो तो मोदी जी ने 2013 में, जुलाई 2013 में मुझे ओवरटेक कर दिया, और उसके बाद वो बहुत दूरी से आगे हैं। तो मैं प्रथम था, सिर्फ कि मैं पहले किया उन सब लोगों के पहले, लेकिन आजकल भाजपा के नेताओं तो बहुत आगे बढ़े, और कोई शिकायत नहीं, यही अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं ये ट्विटर करनी शुरू किया, जी बहुत लोग मुझे उपदेश दिया कि ये मत कर, क्योंकि माध्यम के लोग मेरे खिलाफ थे, क्योंकि मैं माध्यम को बाईपास करके सीधे जनता को जा रहा था, और राजनीतिक लोग खिलाफ से कह रहे थे कि आप लोग जो भी कहेंगे इसमें तो विवाद हो रहा है माध्यम बिल्कुल। में, क्यों कर रहे हैं। और कई लोग इस विषय पे मुझे उपदेश दिए। मुझे याद है उस वक्त भाजपा पार्टी का अध्यक्ष था वेंकैया नायडू, जो आजकल हमारे जी उपराष्ट्रपति, और उसने कहा टू मच ट्वीटिंग कैन लीड टू क्विटिंग, कि आप ऐसे ट्वीटिंग करके रहोगे तो आपको इस्तीफा पड़ेगा। और ठीक ही कहा था, मुझे ये हुआ। एक विवाद के बाद, इस विवाद में अंत में मैं बिल्कुल। 1-2 साल मुझे सरकार के बाहर बैठना पड़ा, लेकिन ये भी सही है कि वो वेंकैया नायडू जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मंत्री बना, तो मोदी जी ने कहा कि हर कैबिनेट मंत्री को ट्विटर में अकाउंट खोलना चाहिए, और जिस जिस व्यक्ति मुझे उपदेश दिया था कि ट्वीटिंग मत करो, उसको खुद ट्वीटिंग करना पड़ा। तो देखिए, राजनीति में बदलाव भी होते हैं, बदल भी होते हैं। बिल्कुल। पर मैं, ये राजनीति का मंच नहीं है। अभी हम लोग चाहें तो राजनीति पे घंटों बात कर सकते हैं। वेंकैया जी तो कर ही रहे हैं, ट्वीट लगातार ट्वीट करते भी थे, और उनके वन लाइनर्स बहुत फेमस भी होते थे। जी जी, बहुत और बहुत फेमस है। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि आप सोशल मीडिया को अपने क्रिएटिविटी के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, ईएल जेम्स का जो 50 सेंट्स ट्रायोलॉजी आया था, तो ईएल जेम्स सोशल मीडिया पर उसके छोटे छोटे टुकड़े डालती थी, और जो फीडबैक होता था उसके आधार पर लिखती थी। तो आप अपने लिखने के लिए इसका कितना इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर थरूर? नहीं, मैं ऐसे नहीं इस्तेमाल करता हूं, और ना करना चाहिए। मुझे पता है कि जी ऐसे लेखक हैं जो लिखते वक्त ही दूसरों के रिएक्शन चाहते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं हूं। बचपन से मेरे स्कूल होमवर्क भी मैं किसी को कभी नहीं दिखाता था। मैं लिखता, जी ये मेरे मन और मेरे कागज के अंतर है, सब कुछ। अंत में मैं पब्लिश करता था, या मैं एडिटर को भेजता था, या मैं टीचर को देता था, वो तो मेरी प्रॉब्लम। उसके बाद फीडबैक लेने के लिए मैं तैयार। जैसे कि मैं लेख कैसे पढ़ा, लिख के, मैं कभी जी कोई क्लास में हाउ टू राइट नहीं पढ़ा। मैंने जाके 10 साल की उम्र से मैं पब्लिश कर रहा हूं भारतीय मैगजीन्स में, अखबारों में। और क्योंकि मैं भारत में रहता था, और मेरे पिताजी माताजी के दोस्तों ये सब पढ़ते थे, उनके फीडबैक मिलते थे, वो लोग कहते थे कि अच्छा लिखा, ये अच्छा नहीं लिखा, ये ठीक नहीं था, या ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कि ये आप लोग किसी को अपमान किए, या जोक मजेदार नहीं था। और ऐसे फीडबैक मिलके, मतलब डायरेक्ट लिविंग ऑडियंस के साथ संपर्क करके, मैं मेरी राइटिंग को ठीक तरह कर सका। तो मुझे यही है कि अंत में मैं जो लिखता हूं, मैं खुद लिखूंगा। जब दुनिया देखे हैं, उनकी फीडबैक सुन ले कि मैं तैयार हूं, अगली किताब में शायद उनके फीडबैक भी मेरे मन में रहेगा। तो ऐसे ही मैं करता हूं। तो मैं कभी ऐसे नहीं कोशिश किया। लेकिन सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं किताबों को प्रमोट करने के लिए। आपको शायद अच्छा। याद, मेरे अंग्रेजी वोकैबुलरी के बारे में लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे, अभी भी जी मजाक उड़ा। आज हम उस पर भी बात करेंगे। इसमें एक हिंदी तो वोकेबलरी टेस्ट करेंगे आपकी। नहीं, मैं तो बिल्कुल फेल हो जाएगा। लेकिन सुनिए, मैंने क्या किया, आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। जब मेरी जी किताब पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर निकल रहा था, नेचुरली जी पब्लिशर चाहते सोशल मीडिया में लिखूं कि ये किताब आ रहा है, ये लिए आप अमेजोन के लिंक खरीदने के लिए वगैरह, कवर का पिक्चर लगा दीजिए सोशल मीडिया पे। मैंने सोचा कि ऐसे तो हर लोग करते, सब लोग करते हैं, हम कुछ अलग करें। तो मैंने जी जानबूझ के कहा कि ये किताब मोदी के बारे में सिर्फ एक 500 पेज की फ्लॉक्सीनोसी निहिलिफिकेशन नहीं है। तो ये फ्लॉक्सीनोसी निहिलिफिकेशन अंग्रेजी में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड्स होता है, और इसका नेचुरली मतलब भी बता दीजिए।
मतलब यह है कि जब आप किस चीज या किस व्यक्ति को मानते हैं बिल्कुल जीरो है, फ्लॉक्सी नॉसी निहिल पिलिफिकेशन, निहिल लैटिन हते जीरो का मतलब। आप तो किस चीज को आप बुरा कहते हैं कि पिल्कुल बेकार है, कोई काम पे नहीं है, बिल्कुल ऐसे बोलेंगे, तब तो इसको कह सकते हैं कि ये फ्लॉक्सी नॉसी निहिल पिलिफिकेशन किया आपने। तो मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ मोदी जी का फ्लॉक्सी नॉसी निहिल पिलिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस है, पढ़ के देख लीजिए, ये संदेश करने के लिए मैं इसको इस्तेमाल किया। तो इस ऐसे कहने से इस किताब को सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत पब्लिसिटी मिली और लोग इस किताब के बारे में बात करने लगे। हाँ, ये भी हुआ कि कई माँ बाप उनके 3-4 साल के बच्चों को फ्लॉक्सिनोसिन निहिल पिलिफिकेशन बोलना सीख लिया सिखा लिया, क्यों, जो मैं नहीं चाहता था, लेकिन ये भी हो सकता है सोशल मीडिया में। तो डॉक्टर थरूर, आपकी 2 किताबें मेरे पास हिंदी की हैं, मैं हिंदू क्यों हूं और अंधकार काल। आपका अभी हिंदी तक की तो ये किताब, सिर्फ ये 2 है जी, आपकी इन 2 किताबों का आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी का? देखिए, मैं खुद तो ट्रांसलेशन नहीं किया हूं क्योंकि मुझे मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा था, लेकिन हम तो अभी आज मेरे ख्याल में कलम के नाम पे ये आज ये चर्चा चल रही है। तो कलम, मुझे याद है एक बार राजस्थान में मुझे बुलाया और हिंदी किताब के 2-3 पेज को मुझे पढ़ने के लिए अच्छा, कहा, लोग आके सुनने के लिए आए थे और मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे भी लगा कि कुछ हिंदी लफ्ज बहुत कठिन थे और सिर्फ मेरे लिए नहीं, सुनने वालों के लिए भी। तो शायद एक कॉम्प्लिकेशन हुआ कि मेरे अंग्रेजी को हिंदी करने में कभी कभी ट्रांसलेटर को शायद ऐसा लगा है कि एक बड़ा मतलब भारी शब्द इस्तेमाल करना है। और मैं तो मेरे पब्लिशर से कहा कि देखिए, लोग से कहिए कि मैं जो अंग्रेजी लिखता हूँ, कोई अंग्रेजी एजुकेटेड जो इंग्लैंड या अमेरिका में रहते हैं या भारत में कुछ इलाके में रहते हैं, उनको ये समझने में इतना दिक्कत नहीं होता। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसलेशन मत कीजिएगा, ऐसे ट्रांसलेशन ताकि कोई भी पढ़े लिखे हो हिंदी में वो समझ सके। और मैं भी चाहता हूँ कि अगर मेरे पब्लिशर जो है वाणी प्रतिष्ठान, अगर वो लोग, वाणी प्रकाशन, अगर वो लोग मेरे नॉवेल्स, मेरे जो फिक्शन की किताबें हैं उसको ट्रांसलेट करें, तो हिंदी जानने वालों को मेरे बारे में एक अलग पहचान भी हो सकता है। आप तो 15-17 किताबें लिख चुके हैं शायद अभी तक, मुझे लगता है 20 हुआ है। 20 किताबें लिख चुके हैं। तो मेरे पास इस 20 किताबों में 4 किताब दूसरों के साथ किए हैं। मतलब एक क्रिकेट के बारे में मैं एक पाकिस्तानी, महत्वपूर्ण पाकिस्तानी शहरयार खान के साथ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के 60 साल के इतिहास के बारे में लिखा। फिर मैं मेरी नए किताब जनवरी में द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, एक मशहूर थिंक टैंक जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसका अध्यक्ष के साथ लिखा। 2 किताबें मेरे हैं जो कॉफी टेबल बुक्स कहा जाता है। एक हुसैन साहब, महत्वपूर्ण पेंटर जो है, के साथ केरल के बारे में किताब की, जो उसने पेंटिंग्स किए और मैंने टेक्स्ट लिखा। और दूसरा एक है एक फ्रेंच फोटोग्राफर के साथ, फ्रैंको इटालियन फोटोग्राफर, सिर्फ भारत के बारे में, कि उसने भारत आके फोटोज खींचे। ये तो 10-15 साल पहले की बात है और मैंने ऐसे लिखे फ्रेंच भाषा में और अंग्रेजी में ये छपे हैं। तो ऐसे तो मैं कहूंगा कि मैं 20 किताब लिखा हूं। मैं इस 20 किताब में सिर्फ आधा लिखा हूं, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हूं, पिक्चर्स किसी और के हैं। और एक और किताब है जिस मैंने सिर्फ एडिटिंग की है। मैं जवान राजनेताओं के राय लोगों को समझाने के लिए इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के नाम पे एक किताब निकाला, जो उस वक्त के जो जवान सांसद थे, जो मेरे पहचान एक्चुअली ये सब थे, सारे पार्टीज की, बीजेपी के 1-2 थे, हर पार्टी के लोगों को बुला के मैंने एक किताब पब्लिश किया। और उसमें सिर्फ वो इंट्रोडक्शन ऐसे जो मैंने लिखा था वो मेरे थे, बाकी सब उनके शब्दों में उन्होंने ही उनके पॉइंट्स एक्सप्रेस किए। तो
आपका जो प्रथम क्वेश्चन है कि आपने 15 किताब लिखे हैं, एक्चुअली असलियत में 15 किताब मैं खुद लिखा हूं और बाकी 5 किताबें ये हैं। कोलैबोरेशन। आपको मैं बधाई देना भूल गया, साहित्य अकेडमी पुरस्कार इस वर्ष आपको मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई, कलम की तरफ से भी बधाई। ये थैंक यू, किस पुस्तक बहुत पर शुक्रिया। आपको मिला, ये हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको अगर बता सके, इस किताब के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें और किताब कौन सी है उस बारे में अगर बताएं तो आपसे सुनना अच्छा लगेगा। हाँ, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मुझे मिला, लेकिन साहित्य के लिए नहीं, मुझे मिला ईरा ऑफ डार्कनेस या अंधकार काल के लिए। उन्होंने क्योंकि हर भाषा में एक किताब के लिए देते हैं और उनका कोई लिमिट नहीं है। आप अगर जूरी चाहते हैं तो कोई नॉवल के लिए दे सकते हैं, अगर जूती चाहते हैं हाँ, कोई कविता वो किताब पे दे सकते हैं जी। और अगर जूती चाहते हैं नॉन फिक्शन भी। तो उसने कहा ये क्रिएटिव नॉन फिक्शन उनको लगा कि ये है और इसलिए उन्होंने मुझे दे दिया। जैसे कि मैं आपसे पहले कहा, ये तो ब्रिटिश साम्राज्य के हमारे अनुभव के बारे में लिखा है कि 200 साल ब्रिटिश लोग ने हमारे देश में क्या किया और इसके अन्याय के बारे में। और ये भी है कि कुछ सालों से ब्रिटिश लोग कहने लगे हैं कि उनके साम्राज्य अच्छा किया भारत के लिए, कि भारतीय एकता उनके तरफ से एक तोहफा है, कि भारत की अभी जो अर्थव्यवस्था में जो अच्छे हुए ये सब क्योंकि ब्रिटिश, तो हमें ग्लोबलाइजेशन के लिए तैयारी की। ये सब बकवास अंग्रेजों ने लिखने शुरू किया 10-15 साल से, और मैं काफी नाराजों में समझाना चाहता था उनको भी और हमारे लोगों को भी, ये सही नहीं है कि ये जो जितने डैमेज, जितने नुकसान हमारे पे किए हैं, इसके बारे में कोई भूल नहीं होना चाहिए, लोग समझना चाहिए। और इसलिए मैंने ये किताब लिखा। भारत में आपको पता है कि बहुत बड़ा बेस्ट सेलर रहा है, बहुत लोग पढ़े हैं जी। लेकिन एक चीज बहुत मुझे काफी सेटिस्फाइंग रहा कि ब्रिटेन में भी उनके राज विलायत में जाके उनके देश में ये किताब बेस्ट सेलर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग कहने लगे कि हमारे तरफ से जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बुजुर्ग से जो भूल हुई, जो गलती हुई, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। मैं पटना पुस्तक मेले में गया था तो ये किताब पटना में भी बिक रही थी। मैं खुश हूँ बहुत खुश हूँ। कभी आपको कभी बुरा नहीं लगता जब ये कहा जाता है कि शशि थरूर हिंदी विरोधी हैं? नहीं, देखिए, मैं लोगों को समझना चाहता हूँ कि मेरी पोजीशन क्या है। हिंदी मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छी भाषा है। मैं इस्तेमाल करता हूँ सोशल मीडिया में, पार्लियामेंट में, टेलीविजन में साउंड बाइट देने के लिए वगैरह। ये नहीं है कि मैं हिंदी के खिलाफ हूँ या हिंदी विरोधी हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ, और मैं पार्लियामेंट में कहा, संसद में कहा हूँ, और मैं बाहर भी कहता हूँ जब लोग मुझे पूछते हैं कि हिंदी राजभाषा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बोलने वाली भाषा है हिंदी। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से आप इस देश के आधे लोगों को आप खो जाएंगे। दक्षिण भारत में देखिए, हिंदी से उनका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, कुछ लोग जानते हैं लेकिन मेजॉरिटी कहीं भी नहीं जानते हैं। और उनके लिए ये एक एडिशनल प्रॉब्लम होता है, एक समस्या होता है कि अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन गए और सारे सरकार के काम, अदालत के काम एक्सेट्रा हिंदी में चले, तो आप सोचिए कि हमारे देश, हमारे भारत के कुछ नागरिकों, शर्मा, शुक्ला, सिंह, उनके लिए जिस भाषा अपनी माँ की गोद से वो कह रहे थे, उसी भाषा में उनको सब कुछ काम कर सकेंगे। लेकिन सुब्रमण्यम और रेड्डी और मेनन, उनके लिए ना उनकी भाषा है, ना उस जिस भाषा है जो उनके काम के लिए या दुनिया के साथ संपर्क करने के लिए वो पढ़े हैं, अंग्रेजी। उनको अभी एक तीसरी भाषा में उनको ये फ्लुएंसी होनी चाहिए हमारे सरकार के सारे विषय समझने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा लोगों के मन में। और इसलिए दक्षिण भारत के लोग, बंगाल के लोग, कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोग, ये सब कहते हैं कि देखिए,
हिंदी अच्छी है लेकिन हिंदी अपने स्थान पे रहने दीजिए। हिंदी और अंग्रेजी, अगर आपको ये भाग्य है कि आप हिंदी इस्तेमाल कर सकेंगे, कर दीजिए। लेकिन जो हिंदी नहीं जानते हैं उनको ये हक होना चाहिए कि हम अपने ही भाषा में नहीं बोल सकेंगे तो हम अंग्रेजी में कम से कम बोले। अगर अपनी ही भाषा में बोल सकेंगे, अपनी ही भाषा में परीक्षा लिखेंगे, अपनी ही भाषा में भारतीय सिविल सर्विस में आएंगे, अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी है। आप आपकी भाषा में कीजिए, हम हमारी भाषा में करेंगे। लेकिन ऐसे तो देश चलना नहीं होगा। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक यूनिफाइड लैंग्वेज अगर होना है, ये ऐसी भाषा होना चाहिए जो किसी को फेवरेटिज्म नहीं, दिक्कत ना करे। हाँ, दिक्कत भी नहीं करते। जी सर, मैं हाँ। आप तो बहुत विद्वान हैं और आपका अध्ययन भी काफी है, आपने बहुत पढ़ाई भी की है, और मुझे लगता है कि अगर हम आजादी या इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौर को देखते हैं तो उस समय में जैसे बंगाल में भूदेव मुखर्जी ने एक आंदोलन चलाया कि कोर्ट की भाषा हिंदी होनी चाहिए। दक्षिण भारत में दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार समिति चला। मुझे लगता है कि जैसे, मुझे शायद ध्यान नहीं पड़ता कि आप ही ने बताया था कभी कि केरल में 10वीं तक हिंदी पढ़ाया जाना अनिवार्य है, क्योंकि किसी राजकुमारी का कोई किस्सा बताया था आपने, जहां तक मुझे याद है। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे ठीक करिएगा। तिरुवनंतपुरम की हिंदी प्रचार सभा में जाके हिंदी में भाषण दिया हूँ। तो ये नहीं है कि केरला में हिंदी नहीं है, लेकिन आप कोई भी मलयाली से हिंदी बात समझेगी कि हमारी वो तो सर, मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री वही हो सकता है जो हिंदी में बात करे। बात तो सही है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी तो भी हिंदी बोलने वाले हैं। कम तो से मैं कम आपसे, जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए। नहीं, कम से कम 50%, शायद उससे भी जरा सा ज्यादा हो सकते हैं हिंदी बोलने वाले हैं। और अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे, दूसरे प्रदेश हैं जैसे गुजरात, पंजाब, जहां हिंदी नहीं बोली जाती लेकिन हिंदी समझते हैं, और लोग को हिंदी बोलने में इतनी कठिनाइयां या इतनी दिक्कत तो नहीं महसूस होते हैं। तो ऐसे भी प्रदेश को आप अगर मिलेंगे तो अंत में 50 से ज्यादा हिंदी बोलने वाले, समझने वाले और हिंदी में काम करने वाले हैं हमारे देश में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक देश को अगर आप भारतीय एकता के बारे में सोचे हैं तो सिर्फ 50 या इवन 55% काफी नहीं है। आपको पूरे देश को एक साथ ले जाना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं, जैसे कि मुझे आज एक शिकायत मिला, आपको सुनना चाहिए कि हमारी सरकार एक कोविड, ये जो कोरोना वायरस है, उसके बारे में स्वास्थ्य आरोग्य मंत्रालय रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। और कोई दक्षिण भारत के जर्नलिस्ट मुझे फोन करके कहा कि हमको भी ये कोरोना वायरस लग सकते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, लेकिन 80 या 90% उनके बोल हिंदी में होते हैं, हम क्या समझेंगे इनसे? ना ट्रांसलेशन है, ना सबटाइटल है, हमें सिर्फ उनको हिंदी में सुनना पड़ता है। तो क्या हमारी जान, हमारी जीवन उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये सब प्रश्न लोगों के मन में नहीं आना चाहिए। अगर भारतीय एकता आपके लिए महत्वपूर्ण है तो एक भाषा के ज्यादा इंसिस्ट करने से आप देश को एक नहीं रख सकेंगे। तो बेहतर है कि हम सब लोग मौका दे दें आगे बढ़ने के। मैं, अब आपके वो मित्र हैं पत्रकार, वो हमारे भी मित्र होंगे, उनसे सिर्फ ये अनुरोध कर लीजिए कि भारत सरकार जो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है, पीआईबी के वेबसाइट पे वो अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। अगर वो चाहें, उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है तो वहां से ले सकते हैं। नहीं, मैंने भी यही कहा था, लेकिन वो कह रहा है कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमें उसी समय समझना चाहिए वो क्या बोल रहा है। अब वो तो थोड़ी समस्या है कि लव कुमार जी कहाँ, अगर तमिल बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, ये मुझे लगता है। तो इस पर भारत सरकार को देखना चाहिए। जी जी, लेकिन यही बात है, हाँ, मैं लेकिन अपने पुराने प्रश्न पे आता हूँ कि दक्षिण भारत और गैर हिंदी भाषी प्रदेशों के जो विद्वान थे, जैसे अभी आप हैं, वैसे पुराने जमाने में जो विद्वान थे, चाहे राजा जी रहे हों, चाहे भूदेव मुखर्जी रहे हों, चाहे और लोग रहे हों, उन लोगों ने कहा था कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का साझा दुश्मन अंग्रेजी है। राजा जी तो ये नहीं कहा भाई साहब, राजा जी तो अपने किताबें अंग्रेजी में लिख रहा था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उस दौर के जो नेता थे, मैं तो उनका किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भूदेव मुखर्जी ने तो नाम याद है कि उन्होंने कहा था कि
आप अदालत में हिंदी को बनाइए। मेरा मानना है कि हिंदी और मलयालम, तमिल, तेलुगु, बांग्ला सबको एक साथ चलना चाहिए और हिंदी को देश में वैसे ही लागू किया जाना चाहिए जैसे ये सारी भाषाएं चाहती हैं। सिर्फ ये दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये तमिल के लोग सोचे कि देखिए हम तो सेकंड क्लास सिटीजन बन गए, हम तो इस देश में क्यों रहना है, ऐसी सोच बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना आपको चाहिए। आपको आपको शायद पता है कि करीब 1947 से 1962 तक डीएमके की ऑफिशियल पोजीशन ये थे कि हम भारत छोड़ के अलग रहना चाहते हैं। अंत में बिल्कुल 62 में मेरे ख्याल में ये चाइनीज युद्ध के पहले डीएमके का जो नेता था अन्नादुरई, जो मुख्यमंत्री बने कुछ साल बाद, उन्होंने एक भाषण भी दिया पार्लियामेंट के, राज्यसभा, कि हम इस देश छोड़ के अलग रहना चाहते हैं। तो ये था उनका ऑफिशियल पोजीशन। भारतीय लोकतंत्र का ये बहुत सुंदरता है कि हम ये सब मान लिए, सुनने के लिए तैयार थे, जवाब देने के लिए तैयार थे। और आपको याद होंगे कि अंत में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कर दिया। क्या था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? हर प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जानने के लिए हिंदी, इंग्लिश सिखाया जाएगा और तीसरी भाषा उस राज्य की भाषा होगी। और जिस राज्य में उत्तर भारत में भाषा हिंदी ही है, तो तीसरी भाषा एक दक्षिण भारत की भाषा होनी चाहिए। सही बात अगर आप पूछो तो तमिलनाडु के अलावा बाकी सारे दक्षिण भारत के राज्यों ने हिंदी सिखाया, केरल में हिंदी सिखाते हैं, लेकिन बिल्कुल कोई भी उत्तर भारत के प्रदेश में ना तमिल, ना मलयालम, ना कन्नड़ा सिखाए हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश में जाके कोई सरकारी स्कूल में आप तमिल सुन सकेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ऐसे हुआ कि दक्षिण भारतीय लोगों के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला करने की जरूरत थी और उत्तर भारत में सिर्फ हिंदी जानना काफी था। ये नहीं चलेगा। हम अगर न्याय के बारे में बोल रहे हमारे देश में, सब लोग एक साथ करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि दक्षिण भारत का कोई हिंदी समझ ले, तो कोई हिंदी वाला भी कोई दक्षिण भारतीय भाषा समझने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे पूरी तौर पे 100% सहमत हूँ। और अब आपसे सवाल जवाब का वक्त खत्म हो रहा है। मेरे हाथ में एक किताब है, आपको दिखा रहा हूं मैं ये, मैं हिंदू क्यों हूँ, मैं हिंदू क्यों हूँ। अगर हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उन सबको दिख रही होगी ये पुस्तक। इसके बारे में थोड़ा डॉक्टर थरूर बताइए कि इस दौर में आपको ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं हिंदू क्यों हूँ? देखिए, मैं तो मेरी पुरानी किताबों में करीब 20-25 साल की पहले किताबों में भी मैं 2-3 पेज शायद लिखा होगा कि मैं किस किस्म का हिंदू हूँ, किस किस्म का मेरे समझ में हिंदू धर्म हमें क्या सिखाया है। लेकिन इसके बारे में एक पूरा किताब लिखने का मुझे कोई इरादा नहीं था जब तक भाजपा अधिकार में नहीं आए। क्योंकि जब भाजपा आए, वो जो हिंदुत्व के बारे में बोल रहे थे, ये मैं तो हिंदू धर्म से कोई मिलता नहीं था मेरे मन में। मतलब हिंदू धर्म जो सिखाते हैं, मैं स्वामी विवेकानंद का बहुत भक्त हूँ, उनके सारे चीजें मैं पढ़ा और मुझे आसान था क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने उनका प्रीचिंग अंग्रेजी में किया, कि सारे सब कुछ अंग्रेजी में था, इसलिए सारी किताबें और कॉरेस्पॉन्डेंस चिट्ठियां सब कुछ पढ़ा मैं। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, उसने शिवम अहिम्न स्तोत्रम लेके कहा कि जैसे कई नदियां कुछ स्ट्रेट जाते हैं, कुछ खुके जाते हैं, अंत में एक ही समुद्र पर पहुंचते हैं, ऐसे ही सारे धर्म एक ही भ्रमण पे पहुंच जाते हैं। एक ही मतलब हमारे डिवाइन कॉन्शियसनेस एक ही होना चाहिए। वो कह रहे थे कि सारे लफ्ज, सारे धर्म एक ही है, सारे मजहब एक ही है। तो इस किस्म का जो एटीट्यूड था उनका, और जिसने उसने कहा कि हम किसी को कोई कंपल्शन नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको इज्जत दे दें, उनके विश्वास को, और वो हमारे विश्वास को वो इज्जत देते, हम खुश रहेंगे एक साथ। इस किस्म के जो हिंदू धर्म मैं बचपन से पढ़ के सीख के बढ़ गया था, मुझे नहीं समझ आया कि हिंदुत्व लोग कैसे कह सकते हैं कि दूसरों जो हिंदू नहीं है या उनके किस्म के हिंदू नहीं है कि उनके सिर पे मारना चाहिए, कि उसके खिलाफ हो सकते हैं, कि किसी का नाम समझ के या उसकी मस्जिद देख के या उसके आइडेंटिटी को ये लोग अलग करना चाहते थे। ये मेरे ख्याल में असली हिंदुइज्म नहीं था। इसलिए मैं हिंदू, अगर मैं कहा कि मैं हिंदू हूँ, वो लोग हंसेंगे। मैंने कहा कि मैं हिंदू
मजहब के बारे में मेरे पहचान मैं करीब डिटेल में लिख के समझाऊंगा लोगों को कि मैं क्या समझता हूँ, क्यों, जिसमें वैदिक टेक्स्ट, जिसमें पुराना, जिसमें आदि शंकरा जी के सारी टीचिंग्स, विवेकानंद जी के साथ, इन सब कुछ करके मैं लिखूंगा मेरे समझ। और मैंने कहा कि हर हिंदू को अपनी हिंदुइज्म हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ समझा और मेरे जैसे लोग क्या विश्वास करते हैं, ये है। उसके बाद मैंने तो हिंदुत्व फिलॉसफी, सावरकर साहब के, दीनदयाल उपाध्याय के, गोलवालकर के, उनके लेख को समराइज करके हिंदुत्व के बारे में कई पेजेस लिखे इस किताब में, कि वो लोग उनके ही लफ्जों में क्या कहा है हिंदुत्व के बारे में। और किताब के अंतिम सेक्शन में मैं उनको चैलेंज करके कहा कि हिंदू धर्म अगर दुनिया में और भारत में सफल होना चाहते हैं तो इस किस्म के जो इंटॉलरेंट हिंदुइज्म जो ये लोग बोल रहे हैं, इससे कभी नहीं चलेगा। हिंदू धर्म जो राधा कृष्णन जी, विवेकानंद जी, आदि शंकर जी, महात्मा गांधी जी भी बहुत बड़ा हिंदू था, उनके जो उनसे की कोशिश किए, इस किस्म के हिंदू धर्म का पूरा दुनिया मान सकते हैं, पूरा दुनिया इसके लिए इज्जत देने के लिए तैयार होंगे। तो ये है मेरे किताब के संदेश, आप पढ़ के देख लीजिए। और अगर इसके बारे में फिर अगर आपको दूसरी राय है, मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि हिंदू, आपको पता है कि हमें सिर्फ एक नाम नहीं है भगवान के लिए, हमें करीब 333 करोड़ नाम है। और भगवान को आप जैसे भी आपके मन में संकल्प करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। तो इस किस्म के धर्म में एक सत्य कभी नहीं हो सकता, बहुत बहुत किस्म से हम सत्य को समझ सकते हैं। इसलिए तो हिंदू धर्म मजबूत है कि वो एक पर विश्वास नहीं करता, उसमें विविधता है, डाइवर्सिटी है, जिसको हम हिंदू धर्म में सेलिब्रेट करते हैं, डाइवर्सिटी को, मुझे लगता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में हर हिंदू को इसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हमें ये सब है, कि शायद एक राम भक्त है, कहीं और एक शिव भक्त है, कहीं और काली से जाके प्रार्थना करता है, लेकिन सारे हिंदू है। और हम सब मानते हैं कि भगवान के कई रूप, क्योंकि एक चीज लोग भूल जाते हैं कि वैदिक समय में कोई ऐसे भगवान देवता को प्रार्थना नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त हमारी हिंदू फिलॉसफी बहुत थियोरेटिकल, बहुत एब्स्ट्रैक्ट थे। आत्मन, ब्रह्मन के बारे में लिखते थे, और ब्राह्मण जो था उसको कहा जाता था निर्गुणा ब्राह्मण, मतलब कोई गुण, कोई रूप, ना कोई चेहरा, ना कोई नाम, कुछ नहीं। ये आजकल का इस्लामिक आइडिया तो यही है, निर्गुणा ब्राह्मण ही है इस्लामिक विश्वास। लेकिन हमारे जो ऋषियां जो है वो समझिए कि ये साधारण लोग के लिए काफी नहीं था। वो तो नदी और पहाड़ और वृक्ष को प्रार्थना करने शुरू किए, क्योंकि वो कुछ चाहते थे जिसके ऊपर उनकी कंसंट्रेशन, उनके फोकस हो सकते, उनकी भक्ति दिखा सके। तो ऋषि ने क्या कहा, ठीक है, आप तो ब्राह्मण को नहीं देखे हैं, आपके मन में जो लिमिटेशंस हैं, हमारे मन में जो लिमिटेशंस है, इसके अनुसार आप भगवान को इमेजिन करना चाहते हैं, ब्राह्मण को कोई भी शेप, रूप देना चाहते हैं, कर दीजिए, लेकिन इसमें एक कभी ऑथेंटिक नहीं हो सकता, कोई भी तो उसको देखा नहीं है। तो अगर आपके मन में एक 8 हाथ की एक देवी है भगवान, तो आप उनको वर्शिप कीजिए। अगर आप एक हाथी के सिर वाला मोटा लेकिन स्ट्रॉन्ग आदमी को आप इमेजिन करना चाहते हैं देवता के रूप में, आप वो भी कर दीजिए। आपको ये फ्रीडम दिया जाता था कि आप जैसे भी चाहें आप भगवान को इमेजिन कीजिए। तो इतने बड़े टॉलरेंस, इतने बड़े सब कुछ को अब्सॉर्ब करने, सब कुछ को स्वीकार करने वाले धर्म कहीं और नहीं है। ये है हिंदू धर्म की सुंदरता, इसलिए ये है हमारी भाग्य की इस किस्म के धर्म में हम रह सकते हैं। इसको हम कैसे लेके किसी और का मस्जिद तोड़ना या किसी और के खिलाफ उनके मजहब के कारण बैर रखना, जैसे इकबाल साहब ने लिखा था, ये कैसे हो सकता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं। डॉक्टर थरूर, हमारे साथ 250 के करीब लोग जुड़े हुए हैं इस बातचीत में। मुझे लगता है कि मुझे 6:40 का समय दिया गया था कि आपके पास कुछ प्रश्न आएंगे देश के अलग अलग शहरों से। तो मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन के अपने सहयोगी से आग्रह करता हूं कि वो ऑडियो अप कर दे ताकि डॉक्टर थरूर उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। अच्छा, अगर कोई है तो, मेरे ख्याल में आप ही है आनंद जी, और कोई नहीं, क्योंकि मुझे
एक संदेश मिला ये जूम से कि दी ओनली होस्ट इज आनंद विजय। अगर कोई और है तो मैं प्रश्न देने के तैयार हूँ, लेकिन मुझे 7 बजे रुकना पड़ेगा। मुझे मलयालम के टेलीविजन में 2 इंटरव्यूज देने हैं 7 बजे के। डॉक्टर साहब, 172 172 लोग 172 लोग जुड़े हुए हैं इस बातचीत में। हमारा और Excellent. आपका सिर्फ वीडियो अप है, बाकी लोग ऑडियो पे सुन रहे हैं आपको। एक्सेलेंट। अगर 1-2 प्रश्न है तो पूछ लीजिए, मैं 7 बजे तक रहूंगा आपके साथ। जी ठीक है, ठीक है। मनीषा, आप अगर सुन रही हैं तो प्रश्न ले हाँ, लीजिए। मैं सुन रही हूँ। सीमा शर्मा जी है लाइन पे। सीमा शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी, आप क्वेश्चन बताएं। मैं तो सबसे पहले डॉक्टर थरूर को मुबारकबाद देना चाहती हूँ अकादमी अवार्ड के लिए। और धन्यवाद सीमा जी। ऐसा है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो पत्रकारिता से भी जुड़ा है, लेखन भी, गहन लेखन भी है, और बहुत सारे अन्य विषयों पे भी आपने लिखा है। कभी कभी तो ऐसा समझ में आता है कि आपको क्या प्रेरित करता है। क्या ये कि लोगों को ये जानना चाहिए, क्या ये कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, और इस तरह की बातें। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि हम आपकी ऑटोबायोग्राफी कब देखेंगे या कब पढ़ेंगे? एक दो पब्लिशर भी यही पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि देखिए मुझे और बहुत कुछ करनी है जिंदगी में ऑटोबायोग्राफी लिखने के पहले। मुझे नहीं लग रहा है कि जो आदमी अभी भी एक्टिव है, जो अभी भी कोई टारगेट है जिंदगी में और कुछ करने के लिए, कि वो बैठ के पीछे की तरफ देखे। पीछे देखने के लिए वक्त आएगा। अभी मेरे आंखें सब आगे ही है इस देश के भविष्य के बारे में, तो इसलिए और अपने आप पे नहीं, मतलब देश के लिए। और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि अभी मैं बैठ के पहले जिंदगी के बारे में सोचे। मैंने एक चीज एडमिट किया कि शायद कभी कुछ इंटरव्यूज दे देंगे, 1-2 चैनल्स आके, जो माध्यम आके मुझसे टीवी पे रिकॉर्ड करके इंटरव्यूज किए हैं, ऑटोबायोग्राफिकल इंटरव्यूज। वो तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप देख सकेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई ऑटोबायोग्राफिकल लेख नहीं है। कभी कभी मेरी किताबों में शायद आप 2-3 पेज देख सकेंगे जिसमें मैंने शायद कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल अनुभव तो लिखा है, लेकिन पूरी ऑटोबायोग्राफी के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। सीमा जी। सर, एक हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे हैं आप कितने लैंग्वेज जानते हैं? लैंग्वेजेस के जानना और कैसे बोलना भी आसान नहीं। मैं तो अंग्रेजी, फ्रेंच भाषा, हिंदी और मलयालम में बोल सकता हूँ, इंटरव्यू दे सकता हूँ, भाषण दे सकता हूँ। बांग्ला में कुछ बोल सकता हूँ। मैं छोटी छोटी बातों, 5 मिनट की बातचीत, कोई टैक्सी ड्राइवर से, कोई वेटर से ये कर सकता हूँ। कोई একটু বলতে পারি। একটু বলতে পারি, ভালো করে বুঝতে পারি, কিন্তু খুব ভালো করে বলতে পারি না। तो এটা बांग्ला। और उसके बाद आपको पता है कि दूसरे भारतीय भाषाओं, जो बहुत बहुत सुंदर भाषा हमारे देश में है, मेरे ख्याल में अगर मैं उन जगह में रहा जहां इस भाषा बोली जाती है और मुझे समय मिला, तो मैं काफी जल्दी बोल सकता हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे अच्छे कान दिए हैं भाषाओं सुनने के और समझने के लिए। लोग मुझसे कहते हैं कि जब मैं कुछ बोलता हूं, उनको इतना नहीं लगता कि ये जो कोई विदेशी आके या कोई इस भाषा से दूर रहने वाला आदमी आके कुछ कह रहे हैं। तो इसलिए मुझे समय मिलने से और मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ 4 भाषा काफी अच्छे बोलना समझना, 2 भाषा और बांग्ला और तमिल जरा सा समझना और जरा सा बोलना, और उससे ज्यादा मैं कोई प्रिटेंशन नहीं मेरे तरफ से। अगर डॉक्टर थरूर, लगातार सवाल बढ़ते जा रहे हैं। मैं प्रश्नकर्ताओं से भी और आपसे भी, दोनों से आग्रह करता हूं कि थोड़ा छोटे छोटे रखें तो सबकी बात हो पाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न ले लीजिए। हेलो, ईशान जी है लाइन पे?
Yes, good evening, sir. It's a pleasure to be talking to you. मेरा सवाल सर Good बहुत ही evening. जनरल और बेसिक है. सर, जब भी आपके माइंड में एक आइडिया आता है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, वो राइटिंग प्रोसेस आप कैसे स्टार्ट करते हैं? ऑल्सो, आपको कभी राइटर्स ब्लॉक होता है सर? देखिए, ये राइटर्स ब्लॉक मेरे ख्याल में जरा से एक लग्जरी होता है, क्योंकि कोई दूसरे प्रोफेशन नहीं है जहां कहते हैं कि हमें ब्लॉक हो गया. क्या अगर आपको ब्लॉक हो गया, प्लम्बर को बुलाएगा, क्या वो आके कहेगा कि प्लम्बर्स ब्लॉक हुए, आज काम नहीं कर सकता? कोई भी प्रोफेशन नहीं है जहां ये लग्जरी के राइटर्स ब्लॉक. मैं कहूंगा सारे लेखक को आप लिखिए. शायद आप अच्छे नहीं लिखेंगे, लेकिन वो लिखने के प्रोसेस से आपका मशीनरी अनब्लॉक हो जाएगा. और शायद जो आप लिखा अच्छा नहीं हो, आपको उसको फाड़ के फिर शुरू करना पड़ेगा, लेकिन करने से ही होता है. बैठ के सोचने से वो मेरे राइटर्स ब्लॉक है, मुझे इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है, मैं खिड़की के बाहर देखता रहता हूँ, ये सब नहीं चलेगा. कोई काम में ऐसे नहीं चलेगा, और राइटिंग का काम में भी नहीं चलेगा. मुझे तो वैसे भी ये लग्जरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिलता है लिखने के लिए. कल सुबह मुझे पार्लियामेंट जाना है, आज रात मुझे अगर 2 घंटे है लिखने के लिए, और मैंने एक आर्टिकल लिखने का वादा दिया है, मैं बैठ के कभी नहीं सोचूंगा कि राइटर्स ब्लॉक हो सकता है. मेरा आइडिया क्या था, मैं क्यों मान लिया आर्टिकल लिखना, हाँ इस विषय पे मुझे एक राय है, लिखना शुरू करूं. पर व्हाइल यू आर राइटिंग यू कैन करेक्ट. आप तो पीछे जाके कुछ को डिलीट कर सकते. आजकल कंप्यूटर में इतना आसान भी है कि आप कुछ चीज को रीराइट करें या कुछ चीज को काटें या जो भी है, लेकिन लिख के ही कर दीजिए. मेरे ईशान जी, मैं आपसे यही कहूंगा, डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग. यू मस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. अगला सवाल ले लीजिए. अगला सवाल. जी मैं बस देख रही हूँ. डिम्पल जी है लाइन पे हमारे साथ. डिम्पल जी सवाल पूछिए, एकदम संक्षिप्त. डिम्पल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, मैं किसी और को देती हूँ लाइन में एक बार. जी जी, हेलो, नमस्कार. सवाल पूछिए डिम्पल जी, सवाल पूछिए. जी, आपका ह्यूमर में बहुत अच्छा और बहुत स्वाभाविक हस्तक्षेप है. तो क्या हम आगे आने वाले टाइम में फनी बोन्स करके या कुछ इस तरीके की और रिलेटेड टू योर पॉलिटिक्स एंड योर चाइल्डहुड एंड योर लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है. और आपके जैसे पॉजिटिव इंसान को कुछ हमें इस तरीके की चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए. गूढ़ ज्ञान के अलावा ये इस तरीके की बातें आपसे हमें मिलनी चाहिए. शुक्रिया. थैंक यू डिम्पल जी. डिम्पल या मीना, कौन पूछे? डिम्पल. 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 अच्छा डिम्पल जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हंसना तो मुझे बहुत पसंद है. बचपन से मैं ह्यूमरस राइटिंग बहुत पसंद करता था, पीटी वुडहाउस के जो कॉमिक नॉवेल्स वगैरह. लेकिन राजनीति में आने के बाद हंसना कम हो गया, क्योंकि जब आप कुछ भी कहने कोशिश करेंगे तो लोग बहुत जल्दी आपको ये डिस्टॉर्ट करके इसके ऊपर विवाद बन देते हैं. आपको याद होंगे मेरे जो बहुत इनोसेंटली कैटल क्लास का जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है. और जर्नलिस्ट ने उनका प्रश्न में मुझे पूछा, क्यों मिस्टर मिनिस्टर बी ऑस्टेरिटी ड्राइवर, क्या विल यू ट्रैवल इन कैटल क्लास? तो जब वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो 30 साल से ये एक्सप्रेशन अमेरिका में सुन रहा हूँ. ये कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं है. कैटल क्लास का सिर्फ ये मतलब है. जी, हिंदी में भी आम आदमी कहते हैं, मैंगो पीपल कहते हैं. मैंगो भी अलग बात है. लेकिन कैटल क्लास के बारे में जब मैंने ये कमेंट किया, आपको पता है कि ये हिंदी में करके, मलयालम में करके, गुजराती में करके मुझे एक विलन बना दिया कि ये इकोनॉमी क्लास पैसेंजर्स जानवर के जैसे मानते हैं, कहते हैं कि वो सब गाय पशु है, उनको अभी भी लोग ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं. वो समझे नहीं है कि इसमें कोई गलती नहीं. तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि, क्योंकि शेक्सपियर ने ही पहले बताया था कि कोई भी आप कहें कि आपका इरादा इज नॉट व्हाट मैटर्स, जो है कि लोग क्या समझते हैं. तो आपका ना महत्वपूर्ण. और अगर आप कुछ कहा, आप सोचे कि बहुत मजेदार है, हंसने की बात है, और वो तो अपमान के रूप में ले लिया, तो हार आपकी है, उनकी नहीं. इसलिए बेहतर है कि आप कम कीजिए. इसलिए मैं ह्यूमर को जरा कम किया मेरे राजनीतिक जीवन में. किताबों में तो अभी भी है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं. थैंक यू.
और वैसे भी जो पब्लिक लाइफ में रहते हैं, ह्यूमर का मतलब कभी कभी कुछ और भी निकल जाता है। जी सही बात है, अनइंटेंशनल ह्यूमर। अगला प्रश्न ले लीजिए। मीना जी है हमारे साथ लाइन पे। बोलिए मीना जी मीना जी। कैसे? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है सर। कौन अभी तक जो भी आपने लिखा है वो उसमें से कौन सा आप अपना मास्टरपीस समझते हैं उसको, और क्यों? देखिए मीना जी, मुझे पता नहीं कि आप माँ है या नहीं, लेकिन किसी माँ से कभी नहीं पूछना चाहिए कि आपके फेवरेट बच्चा कौन सा है। तो मैं एक लेखक के रूप में कहूँगा कि हर किताब में हम 100% एफर्ट देते हैं, हमारे पूरे मन आत्मा, हमारे सोच समझ सब कुछ उसके अंदर देते हैं, और बाद में एक को सिंगल आउट करना सिर्फ मुश्किल नहीं, एक अन्याय भी होता है, क्योंकि they are all my children as a child would be for a mother. अच्छा सर, इसको थोड़ा सा। थैंक यू सर। एक अगला सवाल और ले लेते हैं, बस 1-1.5 मिनट बचा है, और अगला सवाल ले लीजिए। हेलो, मैं रूबल तुली बोल रहा हूँ। मैं रूबल तुली हूँ अमृतसर, पंजाब से। मेरा बोलिए रूबल जी। मैं भी अंग्रेजी का एक टीचर भी हूँ और एक एजुकेशनिस्ट भी। आपको अपने ट्रांसलेटर्स को कहना पड़ा था कि वो हल्की हिंदी यूज करें। क्या आपको लगता है कि चाहे इंडिया में बहुत ज्यादा हिंदी स्पीकर्स हैं, फिर भी हिंदी भाषा की जो अमीरी है वो खत्म हो रही है? क्या हिंदी बोलने वालों को इसकी चिंता जतानी चाहिए? ये तो हिंदी में लिखने वालों के हाथ में है। मुझे तो लग रहा है कि हर भाषा में कई वेरिएंट्स होते हैं। अंग्रेजी में कई किस्म की अंग्रेजी है, और जिस अंग्रेजी आप एक रोम कॉम, एक रोमांटिक कॉमेडी में इस्तेमाल करेंगे, उस अंग्रेजी में आप शायद एक एकेडमिक ट्रीटाइज या एक फिलोसॉफिकल किताब तो नहीं लिखेंगे। तो ऐसे ही आप तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो आपको ये पता है कि हर ओकेजन के लिए, हर विषय के लिए भाषा को एडजस्ट करना पड़ता है। हिंदी में अगर ये हुआ तो मेरे ख्याल में, अगर आपको मेरे बचपन के शायद एक लेखक जिनका नाम मुझे पता है, गुलशन नंदा, वो तो बहुत बड़े बेस्ट सेलर्स लिखते थे, और गुलशन नंदा काफी सरल हिंदी थी, मतलब इसमें कोई तकलीफ नहीं थे। जो लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा नहीं होंगे, शायद 10 क्लास से उसके बाद निकल के क्लर्क का काम कर रहा है, वो समझ सके। लेकिन अगर आप साहित्य वाली किताबें देखेंगे तो नेचुरली बात कंप्लीटली अलग होंगे। अगर आप निर्मल वर्मा की किताब पढ़ें तो नेचुरली उनकी हिंदी, और अपने वो भी आपके जैसे इंग्लिश टीचर था सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, लेकिन उनकी हिंदी या राग दरबारी की हिंदी या गुलशन नंदा की हिंदी, इनमें अंतर है। तो मेरे ख्याल में ये जो एक भाषा की अमीरी जो आप कहते हैं, it can also be in the rich varieties of the language that is written and used. आम तौर पे आम आदमी जो हिंदी इस्तेमाल करते हैं, जो बॉलीवुड में वो बोला जाता है, वो तो नेचुरली काफी साधारण हिंदी है। उसकी क्वालिटी भी, कई लोग कहेंगे आप 1960s के गाने के लिरिक्स सुन लीजिए, जिसमें इतने शानदार उर्दू के लफ्ज और बहुत पोएटिक लिरिक्स वगैरह होते थे, गुलजार साहब के, साहिर लुधियानवी के वगैरह, और आजकल के हिंदी बॉलीवुड हिंदी लिरिक्स देखिए कितने ज्यादा फर्क है। तो वो सुन के आप लोग से आपसे बिल्कुल सहमत होंगे कि हिंदी की अमीरी कम हो जा रही है। लेकिन शायद ऐसे भी किताबें हैं जहां उनकी क्वालिटी एक्सपेरिमेंटेशन से और लेख में बेहतर हुआ है। ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं हिंदी मैं लिखता नहीं हूँ डायरेक्टली, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन में हूँ। अंग्रेजी के सिनोनिम्स आप दूसरे भाषाओं में डॉक्टर थरूर, समय खत्म हो रहा है, क्योंकि आपने 7 बजे का अल्टीमेटम दिया हुआ है। मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, तो बस एक आखिरी सवाल मेरा है, जो कलम फाउंडेशन कलम की तरफ से है, आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आप चारों के उत्तर नहीं देंगे तो आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। उसके पहले कि पिछला प्रश्न एक और पॉइंट कहना था कि कई भारतीय भाषा में बहुत अच्छे साहित्य आजकल निकल रहे हैं, जैसे कन्नड़ा में, जहां बंगाली में, मलयालम में, जो दुनिया में तमिल में जो दुनिया में रिकग्निशन मिल रही है, और उनकी किताबें अभी उनके दुनिया के दूसरे विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेशन हो रहा है और इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जा रहे हैं। जैसे कन्नड़ा के विवेक शानबाग,
या तमिल के 2-3 लेखक, पेरुमाल मुरुगन, बंगाली में, मलयालम में कई लेखकों को अभी ये रिकग्निशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल में हिंदी में अगर क्वालिटी कम हो जा रही है तो हिंदी लेखकों के जिम्मेदारी है कि वो इस ट्रेंड को रिवर्स करे और वो भी दूसरे भारतीय भाषाओं के जैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वो भी प्रसिद्ध हो जाए। आपने जिन 2 लेखकों का नाम लिया वैसे कई लेखक हिंदी में भी हैं। मुरुगन की तरह या विवेक सोनबाग की तरह के कई लेखक हमारे हिंदी में हैं। जरूरत इस बात की है कि उनको मंच मिले। खैर, हम लोग अब गिफ्ट हैम्पर वाले रैपिड फायर राउंड पे आते हैं। डॉक्टर थरूर, आपसे हिंदी के 4 शब्द बोलूंगा मैं, उसका आपको अर्थ बताना है। 0 मिले तो हैम्पर मिलेगा? 0 मिले तो दुगना हैम्पर मिलेगा। अच्छा, ठीक है, ये 0 के टारगेट में जा, बोलिए। प्रकटोत्सव। प्रकट उत्सव? जी, उत्सव तो मुझे मालूम है, लेकिन शायद प्रकट के कॉम्बिनेशन के साथ मुश्किल होगा। नैराश्य। नैराश्य। नैराश्य तो डिसअपॉइंटमेंट अंग्रेजी में बोलेंगे ना। ओ, आपको लगता है कि आपको गिफ्ट हैम्पर नहीं चाहिए। अच्छा, अब तीसरा, किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य किंग कर्तव्य इज विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट मिशन, विदाउट अ रोल। अंत का वो क्या सफिक्स आपका? किंग कर्तव्य विमूढ़। 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 विमूढ़, विमूढ़ में आप मुझे खो गए हैं इसमें। मैं तो प्रति उत्पन्न मतित्व। प्रत्युत्पन्न मतित्व, मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस पर मिलने की। अच्छा, समझाइए अंग्रेजी में ये क्या है? चलिए, आपको समय हो गया। एक का मतलब होता है हाजिर जवाब। प्रति उत्पन्न मतित्व का जो आप हैं कि किसी भी प्रकार का कोई सवाल अगर पूछा जाए तो उसका आंसर आपके पास होता है, प्रति उत्पन्न मतित्व। अच्छा, और बाकी पहला वाला? तब नैराश्य मतलब निराशा का भाव। हाँ, वो तो मैंने कहा। और प्रकटोत्सव का मतलब जो प्रकट होने का उत्सव, मतलब देवताओं के टर्म में कहा जाता है कि राम प्रकट हुए, उनके प्रकट होने का उत्सव मनाया जाता है, प्रकटोत्सव। प्रकट शायद मुझे मालूम नहीं है ये शब्द, इसलिए मेरा जी। प्रकट का मतलब होता है जैसे अचानक से आ गए आप कहीं, प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, जैसे रामनवमी के लिए कहा गया ना, भय प्रकट कृपाला जी। और किंग कर्तव्य विमूढ़ की आप ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो किंग कर्तव्य विमूढ़ पे पहुंच गया। सही बात है। तो थरूर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कलम, प्रभा खेतान फाउंडेशन, कलम और दैनिक जागरण की और जो देश भर की एहसास वुमेन इसके साथ जुड़ी हुई है, इन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। और कलम के प्रति आपका जो प्यार है इसी तरह बना रहे। डॉक्टर थरूर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद, और जो प्रश्न पूछे और ना पूछ सके उनको भी मेरे हार्दिक धन्यवाद। जी, उन सबको धन्यवाद जो इस बातचीत में डॉक्टर थरूर के साथ जुड़े। और जो प्रश्न है वो आपको ईमेल कर दूंगा, आप उनके उत्तर दे दीजिएगा समय मिले तो। जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।